चलो बात बंद करे। ए बैठो, जल्दी बैठो। बताओ कहाँ तक करा दिया था? मुगल वंश स्टार्ट होगा। मुगल वंश 1526 से और 1707 तक। वैसे तो चलेगा 1857 तक। क्यों? 1526 से 1857 तक चलेगा मुगल वंश। मुगल वंश 1526 से 1707। ठीक है, 1526 से 1707 और फिर 1526 से 1857 तक। 1707 करो। 1707 से 1857 तक ये पूर्ववर्ती मुगल काल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पूर्ववर्ती मुगल काल। मुगल काल। और ये उत्तरवर्ती मुगल काल कहलाएगा। उत्तरवर्ती मुगल काल। मुगल काल भाई 1526 से लेकर 1857 तक मुगल काल चलता है। तो मुगल काल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पूर्ववर्ती मुगल काल और दूसरा उत्तरवर्ती मुगल काल। ठीक है, इस प्रकार से दो पार्टों में मुगल काल को डिवाइड किया गया है। तो मुगल काल में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पूर्ववर्ती मुगल काल में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बाबर को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? बाबर को। ठीक है, क्योंकि मुगल वंश का संस्थापक भारत में कौन माना जाता है? बाबर माना जाता है। कौन माना जाता है? बाबर माना जाता है। ठीक है, तो लिखो, एक पॉइंट लिखो पहले। मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर को माना जाता है। लिख लिया? तो हम पढ़ेंगे बाबर। क्या पढ़ेंगे? बाबर। बाबर गद्दी पर बैठेगा कब? बाबर गद्दी पर बैठेगा 1526 में और 1530 तक रहेगा। लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगा बाबर। समझ रहे हो? 1530 से 1526 तक शासन करेगा बाबर। डाल दो ये चैप्टर। अब समझोगे ध्यान से। ठीक है, ध्यान दोगे इधर। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की। देखो बाबर था कौन? तो डाल राइटिंग सामान्य परिचय। बाबर का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। बाबर का सामान्य परिचय हेडिंग डाल दो आप। बाबर का सामान्य परिचय। बाबर का सामान्य परिचय हेडिंग डाल दिया? जल्दी डालो। बाबर का सामान्य परिचय। और आप समझोगे, ध्यान दोगे इधर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात की जो बाबर था, बाबर का अगर मैं बाबर का शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा बताओ? शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। बाघ या बाघ को ही क्या बोलते हैं? चीता बोलते हैं। क्यों? ये शाब्दिक अर्थ होता है। बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। क्या होता है? बाघ। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं बाबर का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम, तो पूरा नाम था इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है, लिखना नहीं है, लिखवा मैं दूंगा, तुम समझ लो पहले। समझ लो पहले, इधर ध्यान देखो। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब ध्यान दोगे इधर। ये जो बाबर था, देखो बाबर, बाबर का जन्म पीछे कब हुआ था? बाबर का जन्म, तो बाबर का जन्म होता है 1500
1483 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में, जो अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान के फरगना में होता है। कहाँ पर होता है? फरगना में। उज्बेकिस्तान के फरगना में होता है इसका जन्म। कहाँ होता है? फरगना में। उज्बेकिस्तान के फरगना में होता है 1483 ईस्वी में। ठीक है। अब देखो बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। और ये जो उमर शेख मिर्जा थे, ये तैमूर वंश की पांचवी पीढ़ी से थे। पांचवी पीढ़ी से थे। तैमूर वंश की पांचवी पीढ़ी से थे। ठीक है। अब देखो जो बाबर की माता थी, बाबर की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम बताओ क्या था? तो माता का नाम था कुतुलुग निगार खानम। कुतुलुग निगार खानम ये माता का नाम था। और इसकी जो माता थी वो चंगेज वंश की, कौन सा वंश? चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से थी। कौन सी पीढ़ी से? 14वीं पीढ़ी से। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतुलुग निगार खानम। पिता कहाँ से थे? तैमूर वंश की पांचवी पीढ़ी से। और माता चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से। चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से थी इसकी माता। ठीक है। तो यानी कि बाबर, देखो ये तैमूर वंश भी बहुत ही लड़ाकू था। क्यों? था नहीं था? लड़ाकू वंश था। और चंगेज वंश भी बहुत ही लड़ाकू वंश था नहीं था? तो ये दोनों लड़ाकू वंशों का खून बाबर की रगों में दौड़ रहा था। समझ गए? दोनों लड़ाकू वंशों का खून बाबर की रगों में दौड़ रहा था। इसलिए बाबर भी बहुत खतरनाक होगा नहीं होगा? अब देखो ध्यान दो, लगभग 1483 की बात है ये। 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। तो पिता की पूछे मृत्यु कब हुई? तो पिता की मृत्यु हुई 1494 में। 1494 में पिता की मृत्यु हुई। ठीक है। ये बेटा इधर बैठो, इधर बैठो। वो बैग हटा दो, बैग हटाओ, जल्दी बैठो, लेट मत आया करो, जल्दी टाइम से आ जाया करो, टाइम से आ जाया करो। चलो देखो ध्यान दो। तो बाबर के पिता की मृत्यु कब होगी? 1494 में। अब देखो ध्यान दो, 1494 में बाबर क्या करेगा? फरगना की गद्दी पर बैठेगा। किसकी गद्दी पर बैठेगा? फरगना की गद्दी पर बैठा। क्योंकि फरगना रियासत के सुल्तान थे बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। समझ रहे हो? 1494 में बाबर जो होगा वो फरगना की गद्दी पर बैठ जाएगा। आयु कितनी होगी? मात्र 12 वर्ष। कितनी आयु में? 12 वर्ष की आयु। क्या हुआ? 11 साल 4 महीने। 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु देखो कितनी कम उम्र में उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो गद्दी पर बैठ गया। अब गद्दी पर बैठने के पश्चात बाबर ने क्या किया? साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाएगा। कौन सी नीति अपनाएगा? साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाएगा। साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाएगा। और इसके तहत फरगना के पड़ोस में ही एक रियासत थी जिसका नाम था समरकंद। क्या नाम था? समरकंद। इस समरकंद पर अटैक करेगा, समरकंद पर आक्रमण करेगा। कौन? बाबर समरकंद पर आक्रमण करेगा और आक्रमण करके इस समरकंद को क्या करेगा? जीत लेगा। समरकंद को जीत लेगा बाबर। समझ रहे हो? समरकंद पर आक्रमण किया और समरकंद को जीत लिया बाबर ने। जैसे ही बाबर ने समरकंद को जीता तो अब हुआ क्या? बाबर जैसे ही भाई फरगना छोड़ के समरकंद पे अटैक करने आया तो यहाँ पे क्या था? यहाँ उज्बेकिस्तान में एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था उज्बेक जनजाति। कौन सी जनजाति? उज्बेक जनजाति। ठीक है। तो ये जो उज्बेक जनजाति थी, जैसे ही बाबर ने समरकंद को जीता तो इन उज्बेकों ने क्या किया? फरगना पे आक्रमण कर दिया और फरगना पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? फरगना पर। किस पर अधिकार कर लिया? फरगना पर अधिकार कर लिया। अब देखो बाबर जैसे ही समरकंद को जीतता था
तो फरगना पे उज्बेकों ने अधिकार कर लिया। अब बाबर समरकंद से फिर वापस आएगा और फरगना पे अटैक करेगा, फरगना पे अटैक करेगा बाबर। तो अब इधर ये समरकंद उज्बेक इससे छीन लेंगे। तो बाबर के सामने ये बड़ी समस्या आ गई। वो जब जैसे ही फरगना को जीतता था तो समरकंद उसके हाथ से निकल जाता था, समरकंद को जीतता था तो फरगना उसके हाथ से निकल जाता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे चलकर बाबर के हाथ से समरकंद भी चला गया और फरगना भी चला गया। अब बाबर हो गया पैदल, बाबर के पास सर छिपाने के लिए जगह नहीं रही, समझ गए। अब बाबर क्या होगा, तो ये उज्बेकिस्तान छोड़ देगा, बाबर उज्बेकिस्तान को छोड़ देगा। पहले ये बताओ, इतना समझ आया? इतना लिखवाए पहले। देखो एक बार फिर से और समझा रहा हूँ, जल्दी देखो, ध्यान दो। हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश, क्या पढ़ रहे हैं? मुगल वंश का ऑल ओवर टाइम पीरियड पूछे तो 1526 से 1857 तक रहेगा। 1526 से 1857 तक रहेगा मुगल वंश का टाइम पीरियड, ठीक है। 1526 से लेकर 1707 तक यहाँ औरंगजेब तक का शासनकाल जो होगा वो पूर्ववर्ती मुगल काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और औरंगजेब के बाद कमजोर शासक आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, तो उसे उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है। और वो चलेगा 1707 से 1857 तक। दो पार्टों में बांट के मुगल काल को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। बाबर कब गद्दी पर बैठेगा? तो 1526 में। और कब तक रहेगा? तो 1530 तक रहेगा। 1526 से 1530 तक बाबर गद्दी पर बैठेगा। बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है बाग। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाग होता है, ठीक है। पूरा नाम बाबर का अगर मैं कहूं तो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर बाबर का जन्म कब हुआ? तो 1483 में उज्बेकिस्तान के फरगना में। 1483 में उज्बेकिस्तान के फरगना में बाबर का जन्म होता है। पिता कौन थे इसके? उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी से थे। तैमूर ये मंगोल था। कौन था? मंगोल था। और इसकी जो माता थी वो कुतुब निगार खानम थी, चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से थी। चंगेज वंश जो चीन में हुआ, कहाँ हुआ? बताते हैं चीन में आज भी हर तीसरा व्यक्ति चंगेज खान का वंशज है। चंगेज खान का वंशज बताया जाता है, समझ गए। तो ऐसे करके ये दो खतरनाक जनजातियां थी, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण कौन था? बाबर था। फिर बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती 1494 में। 1494 में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर 12 वर्ष की आयु में बाबर बैठता है। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की आयु में बाबर गद्दी पर बैठ जाता है। फिर ये साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है और समरकंद पर आक्रमण करके समरकंद को जीत लेता है। लेकिन जैसे ही समरकंद को जीतता है तो फरगना पे उज्बेकिस्तान में जनजाति थी, उज्बेक जनजाति, वो आक्रमण करती है और उज्बेक जनजाति क्या करती है? फरगना पर अधिकार कर लेती है। तो इस प्रकार फरगना पर उज्बेकों का अधिकार हो जाएगा। फिर बाबर समरकंद को छोड़ के फरगना को बचाने आएगा तो समरकंद को उज्बेक छीन लेंगे। एक बड़ी समस्या थी, जब वो समरकंद को बचाता तो फरगना उसके हाथ से चला जाता और फरगना को बचाता तो समरकंद उसके हाथ से चला जाता, समझ गए। अंत में क्या हुआ भैया? वो दोनों को ही दबा बैठा। तभी तो दो चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले एक पे ही फोकस कर लो। क्यों? है नहीं भाई, तो दो चीजों के चक्कर में रहोगे तो ना पहली मिलेगी ना दूसरी मिलेगी। क्यों? है नहीं, तो पहले एक ही। इसीलिए मैं कहता हूँ देखो, अगर किसी नौकरी की तैयारी करें तो पहले एक पे फोकस करो, पहले उसकी तैयारी करो, ठीक है नहीं। अब तुम लेखपाल का भी देखोगे, पुलिस का भी देखोगे, होमगार्ड का भी देखोगे, तो चारों तरफ भागोगे, किसी में नहीं होगा। एक ही को टारगेट बना के चलो तो सिलेक्शन होगा। क्यों? चलो पहले इतना लिखो, तभी अगले बताते हैं। बोले लिखो, चैप्टर डाल दो बाबर 1526 से 1530, 1526 से 1530 और लिखो डैश करके। बाबर का शाब्दिक अर्थ बाघ होता है। बाबर का शाब्दिक अर्थ बाघ होता है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था। उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था।
उज्बेकिस्तान, सब सामने लिखा हुआ है, उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था, उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ था, फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी से थे, जो तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी से थे, तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी से थे, तथा माता का नाम, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। ये लिखा हुआ है सामने देखो, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से थी, जो चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से थी। चंगेज वंश की 14वीं पीढ़ी से थी, लिख लिया। 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, और ये 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा, 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा, फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत, बाबर ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत, साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत समरकंद पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत समरकंद पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया, उसे जीत लिया। इसी बीच फरगना पर उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया, इसी बीच फरगना पर उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया, उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया, फरगना पर उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया, उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया, उज्बेकों ने आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। और धीरे धीरे बाबर के साम्राज्य पर उज्बेकों का अधिकार हो गया, धीरे धीरे बाबर के साम्राज्य पर उज्बेकों का अधिकार हो गया, उज्बेकों का अधिकार हो गया, बाबर के साम्राज्य पर उज्बेकों का अधिकार हो गया। तो अब देखो बाबर के पास साम्राज्य नहीं है, बाबर के का कोई ठिकाना नहीं है, समझ गए, उसके पास सर छिपाने के लिए जगह नहीं है। तो अब बाबर साम्राज्य की तलाश में भटकेगा, किसकी तलाश में भटकेगा? साम्राज्य की तलाश में। तो अब बाबर इसी क्रम में बाबर क्या करेगा? भारत पर आक्रमण करेगा। किस पर आक्रमण करेगा? भारत पर। तो देखो हेडिंग डालो, बाबर के भारत पर
अभियान, बाबर के भारत पर अभियान, बाबर के भारत पर अभियान। तो बाबर क्या करेगा? भारत पर आक्रमण करेगा। क्यों? तो बाबर भारत पर आक्रमण करने की योजना कितनी बार बनाएगा? 5 बार। 5वीं बार में उसे सफलता मिलेगी। समझ गए? और तुम लोग तो केवल एक ही बार पेपर दोगे, उसके बाद कहोगे अरे बहुत कठिन है, हटाओ, नहीं हो पाएगा, छोड़ो, और कोई देखते हैं। क्यों? कल से तैयारी चलेगी। अब वो देख लो, 5 बार उसने, 5वीं बार में उसे सफलता मिली, 5वीं बार में सफलता मिली, तब जाके कहीं मुगल वंश की स्थापना कर पाया वो भारत में। बाबर के भारत पर अभियान। तो लिखो, जल्दी लिखो, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और उसे 5वीं बार में सफलता मिली। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और उसे 5वीं बार में सफलता मिली। पांचवी बार में सफलता मिली। डाल हेडिंग बाजौर का अभियान। बता रहा हूं, देखो सब, बाजौर का अभियान, बाजौर सिंध में ही पड़ता है, ठीक है। बाजौर का अभियान डाल दिया। अब इधर ध्यान दोगे, हेडिंग डाल दो बाजौर का अभियान, और इधर देखो ये जो बाजौर का अभियान था, ये बाबर ने किया था 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में। और ये बाबर का भारत पर पहला आक्रमण था। इस बाजौर के अभियान में बाबर ने क्या किया? बाजौर में एक किला था, भीरा का किला। कौन सा किला था? भीरा का किला। इस भीरा के किले पर अधिकार कर लिया। भीरा के किले को जीत लिया। बाबर के पास सर छिपाने के लिए जगह हो गई। समझ गए? क्योंकि उसने सोचा पहले ठिकाना बनाओ, तभी तो भाई युद्ध जीतोगे। तो उसने सबसे पहले 1519 में भारत में बाजौर पर आक्रमण किया, और बाजौर सिंध प्रांत में पड़ता है। 1519 में बाजौर पर आक्रमण करके भीरा के किले को जीत लिया। समझ गए? भीरा के किले को जीतने के बाद बाबर क्या करेगा? और अगले बढ़ेगा। लेकिन इससे पहले एक बात और ध्यान दो, ये जो भीरा का किला जीता, इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में बारूद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बारूद का। अगर मुझे भारत में बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। और कौन से युद्ध में किया था? तो बाजौर के युद्ध में किया था। किस युद्ध में किया था? बाजौर के युद्ध में किया था। बाबर ने इसमें क्या किया? बारूद का प्रयोग किया, और इसमें क्या किया? भीरा के किले पर अधिकार कर लिया। लिखो, पहले इतना लिखो, तभी अगले बता दूं। बाजौर का अभियान डाल दिया ने, लिखो। ये बाबर का भारत पर पहला आक्रमण था। ये बाबर का भारत पर पहला आक्रमण था, जो 1519 ईस्वी में किया गया। 1519 ईस्वी में किया गया। इसमें बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया। इसमें बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया। बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया और भीरा के किले पर अधिकार कर लिया। 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 भीरा के किले पर
अधिकार कर दिया। ठीक है, अब देखो 1519 में पेशावर को जीतेगा, 1520 में सियालकोट को जीतेगा, 1524 में दीपालपुर को जीतेगा। ये सब सिंध प्रांत में ही पढ़ते हैं। ठीक है, पेशावर, सियालकोट, दीपालपुर। तो 1519 में किसे जीता? 1519 में ही सियालकोट को जीता। किसे जीता? ना पेशावर को, सॉरी पेशावर को जीता। किसे जीता? पेशावर को जीता। 1519 में ही किसे जीता? पेशावर को जीता। फिर 1520 में फिर आक्रमण किया और सियालकोट को जीता। सियालकोट को ही आधुनिक पंजाब कहा जाता है। क्यों? आधुनिक पंजाब जो कहा जाता है वो सियालकोट को ही कहा जाता है, जो भारत में है। ठीक है, आधुनिक पंजाब। उसके बाद 1524 में बाबर ने क्या किया? 1524 में दीपालपुर को जीता। दीपालपुर भी पंजाब में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो ऐसे करके देखो ये 4 आक्रमण हो गए बाबर के। कितने हो गए? 4 आक्रमण हो गए। अभी छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत रहा है। अभी दिल्ली पर अटैक नहीं किया बाबर ने, दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया है। ठीक है, तो लिखो, बोले इसी क्रम में बाबर ने 1519 ईस्वी में पेशावर को जीता। इसी क्रम में बाबर ने 1519 ईस्वी में, इसी क्रम में बाबर ने 1519 ईस्वी को, इसी क्रम में बाबर ने 1519 ईस्वी को सियालकोट, पेशावर को जीता। पेशावर को जीता। ठंड बहुत है क्यों? आज लेकर गई। पेशावर को जीता। और इसके पश्चात 1520 में सियालकोट को, 1520 में सियालकोट को, सियालकोट है ये, सियालकोट को, सियाल, इसके पश्चात 1520 में सियालकोट को और 1524 में दीपालपुर को जीता। 1524 में दीपालपुर को जीता। दीपालपुर को जीता। दीपालपुर को जीता। दीपालपुर को जीता। लिख लिया? अब डालो हेडिंग तुम बाबर का जो 5वां आक्रमण, हेडिंग डालो 5वां आक्रमण। 5वां आक्रमण डाल दिया हेडिंग? 5वां आक्रमण। पांचवा आक्रमण हेड डाल दिया। चलो देखो इधर, 5वां आक्रमण। तो 5वां आक्रमण जो है वो होगा 21 नवंबर 1526 को, 21 नवंबर 1526 को, और वो होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो 5वें आक्रमण के अंदर हेडिंग डालनी है तुम्हें 21 नवंबर 1526 ईस्वी का, 1526 ईस्वी का पानीपत, पानीपत ब्रैकेट में कर देना हरियाणा, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, 21 नवंबर 1526 ईस्वी का पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। सही 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल है, सही कर लेना, सॉरी 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का पानीपत का युद्ध, कर लो सही। लिखे ऐसे? हाँ ऐसे हेडिंग डाल दो, अब समझोगे, पहले ध्यान दोगे। 21 नवंबर 1526 ईस्वी का पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कर लो, पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी गई। प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये हेडिंग डाल दो। यही आया था पेपर में, क्यों? क्या? अच्छा चलो देखो बताते हैं। देखो 1526 का जो पानीपत का युद्ध था, ध्यान दो, ये युद्ध लड़ा गया था बाबर और लोधी वंश के शासक, बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य, इब्राहिम लोधी के मध्य।
इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, ठीक है। अब देखो इस युद्ध के लिए बाबर को भारत में बुलाया किसने था, आमंत्रित किसने किया था? तो देखो इस इब्राहिम लोदी का चाचा था, इस इब्राहिम लोदी के चाचा था, चाचा जिसका नाम था दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था आलम खान लोदी, आलम खान लोदी। ये चाचा लोग थे इसके, किसके? इब्राहिम लोदी के। और ये पंजाब के सूबेदार थे। कहाँ के सूबेदार थे? पंजाब के सूबेदार थे, ठीक है। और एक व्यक्ति और था, मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था राणा सांगा। मेवाड़ का शासक था जिसका नाम क्या था? राणा सांगा। मेवाड़ का शासक था जिसका नाम था राणा सांगा। क्या नाम था? राणा सांगा। देखो ध्यान दो, ये दोनों अफगान शासक हैं। ये दोनों कौन है? अफगान शासक हैं। ये दोनों कौन है? अफगाने हैं, अफगान शासक हैं ये दोनों। और ये राजपूत शासक हैं। ये कौन है? राजपूत। तो उस समय ध्यान दो, देखो राजपूतों और अफगानों के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। राजपूतों और अफगानों के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, दोस्ती थी इनकी बहुत गहरी। और ये जो अफगाने थे, अफगान शासक जो थे वो मुगलों के जाति दुश्मन थे। अफगानों में और मुगलों में जाति दुश्मनी चलती थी। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अफगानों और मुगलों में जाति दुश्मनी चलती आ रही क्योंकि बहुत पहले से ही, ठीक है, अफगानिस्तान से ही। इधर अफगान और राजपूत ये दोनों मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ठीक है इनके। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने, इन तीनों ने योजना बनाई और इन्हीं ने बाबर को पत्र लिखा। पत्र लिख के बाबर को आमंत्रित किया कि तुम आओ और इब्राहिम लोदी पे अटैक करो। तो इन तीनों को ये लग रहा था कि बाबर लुटेरा है, आएगा लूटेगा चला जाएगा। राणा सांगा ने बोल दिया कि मैं दिल्ली की गद्दी हथिया दूंगा, तुम्हें उच्च पद दे दूंगा वहां पे, ठीक है। ऐसे करके इन तीनों ने अपना बना लिया हिसाब किताब। बाबर को लिख दिया पत्र। अब बाबर आ गया, समझ गए? जब बाबर आया और अब क्या होगा, पानीपत के मैदान में होगी लड़ाई, समझ गए? तो बाबर, देखो बाबर बहुत ही लड़ाकू था और बाबर अपने साथ तोपें लेकर आया था, बारूद लेकर आया था, बंदूकें लेकर आया था, समझ गए? इनके पास 20,000 की सेना थी और बाबर के पास मात्र 3,000-4,000 सैनिक थे केवल, समझ गए? लेकिन उसने क्या किया, देखो ध्यान दो, उसने इस युद्ध में 2 पद्धतियां अपनाई। युद्ध लड़ने की 2 नीतियां अपनाई। एक थी रूमी पद्धति। कौन सी पद्धति थी? रूमी पद्धति, रूमी पद्धति। और एक थी तुगलमा युद्ध नीति। कौन सी? तुगलमा युद्ध नीति। रूमी पद्धति और तुगलमा युद्ध नीति अपनाई। ये दोनों पद्धतियां बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। किससे सीखी थी? उज्बेकों से, उज्बेकों से सीखी थी। देखो बाबर भले ही फरगना हार गया, समरकंद हार गया, लेकिन उस हार से बाबर ने सीख ली, सबक लिया। क्या सीख ली? बाबर, क्योंकि बाबर को पराजित किया था जो उज्बेकों ने, तो यही दोनों पद्धतियां अपनाई थी। ये बाबर नहीं जानता था। इन्हीं दोनों पद्धतियों से बाबर को पराजित किया था उज्बेकों ने, और बाबर ने उज्बेकों से ये दोनों युद्ध नीतियां सीख ली और वो आके भारत में उसने अप्लाई कर दी। होशियार था नहीं था? मतलब देखो, इन्हीं नीतियों से बाबर हार के आया और इन्हीं नीतियों को उसने भारत में आके अप्लाई किया। अब देखो थी क्या ये तुगलमा युद्ध नीति में? देखो क्या होता है, जैसे सेना को ऐसे करके घेरे में खड़ा किया जाता था, ऐसे करके बहुत यू आकार का घेरा बनाया जाता था ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये सब बाबर की सेना खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये सब बाबर की सेना खड़ी हुई है और यहाँ पे क्या कर दिया, एक भारी सा गड्ढा कर दिया। एक गड्ढा यहाँ पर कर दिया ऐसे करके, एक गड्ढा यहाँ पर कर दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे करके उसने क्या किया, गड्ढे कर दिए यहाँ पर। अब हुआ क्या, अब यहाँ से एक सिपाही ने, ये सब छिपे हुए होते थे ऐसे करके, सामने वाली सेना को पता नहीं चलता था कि ये सिपाही है यहाँ पे, क्योंकि वो घास फूस से उसे छिपा देते थे, ठीक है, सैनिकों को। अब यहाँ पे किसकी? इब्राहिम लोदी की सेना थी। तो यहाँ से बाबर का एक सैनिक जाता था ऐसे भागता हुआ और अटैक करके वापस आ जाता था।
जब वो अटैक करके वापस आता था तो इधर से पूरी सेना का पूरा थोक भागता था उसके पीछे, कुछ इन गड्ढों में गिरते थे और जो बच के यहाँ तक आ जाते थे तो ये वाले सैनिक भाग के पीछे से आते थे और उन्हें मार देते थे और सामने से सैनिक आते थे और मार देते थे, समझ गए। और यहीं पे उसने क्या किया, यहीं पे तोपों को सजा दिया, बंदूकों को सजा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से गोले बरसाए जा रहे हैं, समझ गए। जो तोप खाने का प्रमुख था, एक तोप खाने का प्रमुख था और एक था बंदूक खाने का प्रमुख, समझ गए। तोप खाने का जो प्रमुख था उसका नाम था उस्ताद अली। क्या नाम था? उस्ताद अली। तोप खाने का जो प्रमुख था, तोप खाने का प्रमुख, इसका नाम था उस्ताद अली। ये तोपे चलाता था। ये तोप मतलब ये एक तरह से मतलब ट्रेंड करने वाला समझ लो, कैसे करके तोप चलेगी, खराब होगी तो ठीक कैसे होगी, वो सब करता था कौन? उस्ताद अली। उस्ताद अली, ठीक है। और एक व्यक्ति था जो बंदूक खाने का प्रमुख था, बंदूक खाने का, और उसका नाम था मुस्तफा। क्या नाम था? मुस्तफा। तो ऐसे करके मात्र 3-4 हजार सैनिक आए और उन्होंने 20,000 की इब्राहिम लोदी की सेना को अकेले ही पराजित कर दिया। और ऐसे करके इस युद्ध में बाबर ने क्या किया, और देखो ध्यान दो, ये तुगलमा युद्ध नीति समझ आई। यही ये तोपों को सजाने की और बंदूकों को सजाने की पद्धति को रूमी पद्धति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूमी। समझ आ गया? रूमी पद्धति क्या थी और तुगलमा युद्ध नीति क्या थी? तोपों और बंदूकों को सजाने की पद्धति रूमी पद्धति, और ये जो यू आकार में घेरे में सेना खड़ी होती है और गड्ढे किए जाते हैं, तुगलमा युद्ध नीति। ऐसे ही तो उज्बेकों ने उसे परेशान किया था बाबर को, तभी तो हरगना छीन लेते थे, कभी कभी समरकंद छीन लेते थे, एक को बचाता था दूसरा चला जाता था, लास्ट में आके दोनों ही गंवाने पड़े उसे। एक ही जगह रहता तो शायद वही नहीं जाता था, क्यों? तो ऐसे करके क्या हुआ, बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। कहाँ मारा गया? युद्ध के मैदान में। मध्यकालीन भारत में युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी था। इससे पहले मैंने तुम्हें जितनी भी लड़ाइयां बताई हैं, वहां कोई भी शासक युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया, समझ गए। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया और अब यहीं पे क्या हुआ, दिल्ली में मुगल वंश की, मुगल सत्ता की स्थापना हो गई, समझ गए। ऐसे करके मुगल वंश की नींव डाल दी बाबर ने। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी बाबर नहीं बनवाया, पानीपत में। कहाँ बनवाया? पानीपत में, समझ गए। क्योंकि इब्राहिम लोदी से बाबर की कोई दुश्मनी नहीं थी। बाबर तो साम्राज्य चाहिए था, कोई भी होता, इब्राहिम लोदी नहीं होता, कोई भी होता उसे मारता। हालांकि देखो इब्राहिम लोदी भी तो मुस्लिम शासक था, हाँ नहीं था, और बाबर भी मुस्लिम शासक था। तो बाबर ने इसे क्या किया, पराजित किया इब्राहिम लोदी को, और इसे युद्ध के मैदान में ये मारा गया और इसका मकबरा भी बना दिया, क्योंकि बाबर की इससे कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी बाबर ने बाद में इब्राहिम लोदी के जो संबंधी रह गए थे, इसकी माता रह गई थी, तो उन सबसे बोला कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, मुझे साम्राज्य की तलाश थी, मुझे साम्राज्य चाहिए था, जो भी सामने आता मैं उसे मारता। क्यों? उसने कहा तुम मेरे दरबार में आराम से रह सकते हो। इब्राहिम लोदी की माता से कहा कि तुम मेरी भी माता के समान हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे दरबार में आराम से रहो, राजमाता की तरह रहोगी। जितने भी बचे हुए थे इब्राहिम लोदी के संबंधी, उन सबको बाबर अपने साथ ले गया और अपने ही साम्राज्य में रखा उन्हें, समझ गए। तभी लास्ट में 1530 में ये इब्राहिम लोदी की माता ही तो बाबर को जहर दे देती है अपना बदला लेने के लिए, और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, समझ गए। चलो पहले इतना लिखो, तभी अगले बताते हैं। और ठीक है, बोले लिखो। ध्यान दो इधर, जल्दी लिखो, नहीं तो पेट जाम सेठ बता दे रहा हूँ। बोले समझ आया? ये बताओ, समझ आ गया? भूलोगे तो नहीं है विषय? चलो देखो, ये बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। ये बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। ये बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। इसके लिए बाबर को,
इसके लिए बाबर को आमंत्रित पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और दौलत खां लोधी व आलम खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने किया था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने किया था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने किया था। लिख लिया। इस युद्ध में बाबर ने रूमी पद्धति और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने रूमी पद्धति और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। रूमी पद्धति और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया तथा लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा गया। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा गया। वह इसका मकबरा युद्ध के मैदान में मारा गया। वह इसका मकबरा जल्दी लिखो। वह इसका मकबरा पानीपत में ही बाबर के द्वारा बनवाया गया। वह इसका मकबरा पानीपत में ही बाबर के द्वारा बनवाया गया। पानीपत में ही बाबर के द्वारा बनवाया गया। अब देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर एक बात इधर ध्यान दो। इस पानीपत के युद्ध में ही बाबर के हाथ कोहिनूर हीरा लगेगा। कौन सा हीरा लगेगा? कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर हीरा बाबर क्या करेगा? अपने पुत्र हुमायूं को दे देगा। किसे दे देगा? हुमायूं को दे देगा अपने पुत्र को। ठीक है, देखो, इसी युद्ध में बाबर के हाथ कोहिनूर हीरा लगा। देखो, इसी युद्ध में बाबर के हाथ कोहिनूर हीरा लगा, जो इसने अपने पुत्र हुमायूं को दे दिया। जो इसने अपने पुत्र हुमायूं को दे दिया। जो इसने अपने पुत्र हुमायूं को दे दिया। ये 2 पॉइंट और लिख लो। तोप खाने का प्रमुख, बंदूक खाने का प्रमुख। जल्दी नोट करो, तभी अगले बढ़ते हैं। तोप खाने का प्रमुख और बंदूक खाने का प्रमुख। लिख लिया? तोप खाने का प्रमुख उस्ताद अली है। उस्ताद अली।
और बंदूक खाने का प्रमुख मुस्तफा। लिख लिया। अब देखो ध्यान दोगे इधर, हाँ एक पॉइंट और लिख लो इसमें। इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। इसी युद्ध के पश्चात भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। लिया। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की भारत में, तो अब राणा सांगा जो होंगे, राणा सांगा बाबर से बोलेंगे कि तुमसे हमारी बात हुई थी, तुम आक्रमण करोगे, ठीक है, और तुमने यहीं दिल्ली पे अधिकार कर लिया, ये तो गलत किया तुमने। तुम भाई तुम्हें जितना धन दौलत चाहिए तुम लो और जाओ यहाँ से, ठीक है। तो बाबर को इस बात पे आ गया क्रोध। तो अब मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा। समझ गए? राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होगा, और वो युद्ध होगा खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? खानवा का युद्ध। तो डालो अगला हेडिंग, 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। डाल दिया हेडिंग? चलो देखो ध्यान दोगे। पीछे आगे तो डालो हेडिंग, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध। ये हेडिंग डाल दिया। आप देखो समझो, ध्यान दोगे इधर। सबसे पहली बात, ये जो खानवा का मैदान है, आगरा से 10 किलोमीटर दूर बात बंद करो, इधर ध्यान दो। आगरा से 10 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के निकट पड़ता है खानवा का मैदान। कहाँ पर है ये? आगरा से 10 km की दूरी पर है, और फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी के निकट। फतेहपुर सीकरी के निकट, ठीक है। समझो, देखो ध्यान दो इधर। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था भाई, बाबर को बुलाया था राणा सांगा ने, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी ने बुलाया था, नहीं बुलाया था? जी सर। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बाबर के पास साम्राज्य नहीं था, वो पैदल था, तो अब वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। राणा सांगा को लग रहा था कि बाबर आएगा, लूटेगा, चला जाएगा और दिल्ली तो मैं अधिकार कर लूंगा, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? नहीं तो इब्राहिम लोधी से युद्ध लड़ना पड़ता, और इब्राहिम लोधी राणा सांगा को पराजित कर देता। इसीलिए राणा सांगा ने क्या किया, इब्राहिम लोधी से डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी, बाबर को बुलाया कि आओ तुम मारो आके। इसे भी मार दो, उन्हें भी मार दो। तो आप देखो ध्यान दो हुआ क्या। अब भाई जैसे ही राणा सांगा ने बोला कि यार तुमसे तो ये बात नहीं हुई थी कि तुम यहाँ पे रहोगे, ठीक है, तुम यहाँ पे शासन नहीं कर सकते, तुम्हें भाई जो धन दौलत चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, जितना उतना लो और जाओ यहाँ से। तो बाबर को इस बात पे आ गया क्रोध, ठीक है। तो बाबर ने क्या किया, अब राणा सांगा पे आक्रमण कर दिया खानवा के युद्ध में। समझ गए? तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर, एक तरफ इसमें कौन होगा, बाबर, और दूसरी तरफ कौन होंगे, मेवाड़ के शासक। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, ठीक नहीं थी? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो राणा सांगा थे। कौन थे? राणा सांगा, ठीक है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध होगा, और इस युद्ध में देखो ध्यान दो, राणा सांगा भी बहुत शक्तिशाली शासक था। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को लगभग पराजित कर दिया था। राणा सांगा ने हरा दिया था बाबर को। बाबर भी बहुत शातिर था, बाबर के पास दिमाग बहुत था। बाबर ने सोचा कि यार हार गए, अब हार जाएंगे। ऐसा होता था पहले जो युद्ध होते थे वो दिन में ही होते थे, रात में नहीं होते थे, ये रूल था युद्ध का।
जैसे ही रात होती थी युद्ध खत्म, रात में आराम करो, सुबह फिर से लड़ना स्टार्ट। ये स्थिति थी। तो अब जैसे ही लास्ट वाले दिन युद्ध खत्म हुआ तो रात हुई, तो अब बाबर ने सोचा यार हम तो हार ही चुके हैं, हार जाएंगे तो सब मारे जाएंगे। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने सारी सेना को बुलाया मैदान में अपनी, और खड़ा कर दिया मैदान में, और फिर बाबर ने उसे मोटिवेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि सेना थक चुकी थी, घायल हो चुकी थी। बाबर ने कहा जितने भी शराब के घड़े हैं, शराब पीते थे सारे लाके बाहर तोड़ दिए जाएं, सारे शराब के घड़े तोड़ दिए। और बाबर ने इस युद्ध को धार्मिक युद्ध घोषित कर दिया। कैसा युद्ध? धार्मिक। तो बाबर ने कहा, पता है, बाबर ने सेना को मोटिवेट किया और बोला हम अपने लिए युद्ध लड़ने नहीं आए, हम धर्म के लिए युद्ध लड़ने आए। अगर हम हार गए तो भारत में इस्लाम धर्म नहीं फैल पाएगा, और अगर हम जीत गए तो भारत में इस्लाम धर्म बहुत का विस्तार होगा। ठीक है, इस्लाम धर्म फैलेगा और ये पुण्य का काम होगा, धार्मिक काम होगा हमारे लिए, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे करके बाबर ने सेना को मोटिवेट किया, तो बाबर अब सेना में दुगना जोश भर गया। सुबह हुई जब युद्ध हुआ तो बाबर की सेना ने राणा सांगा की सेना को पराजित कर दिया। राणा सांगा यहाँ से भाग गए, समझ गए। और 1528 ईस्वी में राणा सांगा की हो गई मृत्यु। 1528 ईस्वी में राणा सांगा को भी किसी ने जहर दे दिया। जहर दे देने के कारण 1528 में राणा सांगा की हो गई मृत्यु। तो ऐसे करके बाबर ने खानवा का युद्ध जीता। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, समझ गए। मेवाड़ को जीतने के बाद, ध्यान दो इधर देखो, चलो बता दे रहा हूँ, लिखवा बाद में दूंगा, समझ गए, फिर ध्यान दो। अब 1527 के बाद 1528 आई, क्या आई? 1528। 1528 में बाबर लड़ेगा चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ेगा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध, ठीक है। ये चंदेरी एक जागीर थी, क्या थी? जागीर। और यहाँ के जो जागीरदार थे वो मेंदनी राय थे। कौन थे? मेंदनी राय। ये चंदेरी के जागीरदार थे। चंदेरी एक महत्वपूर्ण जागीर थी, मतलब संपन्न थी बहुत। तो बाबर चाहता था ये मुझे मिल जाए। तो बाबर ने चंदेरी के शासक जो थे मेंदनी राय से बोल दिया, तुम आगरा के ही निकट पड़ता है शमशाबाद, क्या पड़ता है? शमशाबाद। इनसे बोल दिया कि तुम शमशाबाद में जाकर रहो। कहां पर जाकर रहो? शमशाबाद में जाकर रहो, और चंदेरी मुझे दे दो, समझ गए। तो मेंदनी राय ने बाबर की बात नहीं मानी। मेंदनी राय ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो बाबर ने मेंदनी राय पे भी अटैक कर दिया और इन्हें भी पराजित करके इनसे छीन लिया, क्या? चंदेरी। फिर शमशाबाद भी नहीं दिया, समझ गए। तो ऐसे करके 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध जीत लिया। चंदेरी के बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? 1529 में घाघरा का युद्ध होगा। घाघरा का युद्ध होगा, घाघरा का युद्ध। अब देखो इस युद्ध में ये युद्ध किसके बीच होगा? तो मैंने अभी तुम्हें बताया, अफगान शासक थे। कौन थे? अफगानों की और मुगलों की जाति दुश्मनी चली आ रही थी अफगानिस्तान से। दोनों एक दूसरे को एक आंख देखना पसंद नहीं करते थे, समझ गए। क्योंकि अफगान ही तो थे वो उज्बेक जिन्होंने बाबर का साम्राज्य छीना था। तो इसलिए बाबर और अफगानों की दुश्मनी थी आपस में। इधर ये युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा जाएगा। किसके बीच? एक तरफ बाबर होगा और दूसरी तरफ अफगान शासक होंगे, अफगान शासक। और अफगान शासकों में भी कौन होंगे बताओ? महमूद लोदी होगा, शेरशाह सूरी होगा, ठीक है। महमूद लोदी, शेरशाह सूरी, ये सब मिलके लड़ेंगे इधर से। तो बाबर क्या करेगा? इस युद्ध में अफगानों को पराजित कर देगा, समझ गए। ऐसे करके देखो बाबर ने जैसे ही भारत में प्रवेश किया तो बाबर लगातार लड़ता रहा, युद्ध ही लड़ता रहा। देखो भाई, 4 लड़ाइयां पहले लड़ी पानीपत से, और ये 4-5 लड़ाइयां ये लड़ी, तो 7-8 युद्ध लड़ डाले बाबर ने। बहुत बिजी था, लगातार लड़ाइयां लड़ते 1530 में क्या हुआ? बाबर को इब्राहिम लोदी की माता ने जहर दे दिया और बाबर की हो गई मृत्यु। समझ गए? ध्यान दो, देखो याद कैसे करोगे? तो तुम ऐसे करके याद कर लेंगे। वो 4 युद्ध महत्वपूर्ण है बाबर के। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। क्रम से हैं 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में मृत्यु। अरे इसकी ट्रिक है भाई, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, बाबर ने पानी पिया, देखो बाबर ने पानी पिया,
बाबर ने खाना खाया, बाबर ने चाय पी, बाबर घर गया, बाबर मर गया। ऐसे करके याद करें। ऐसे सब नहीं है, सबके साथ बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी और घाघरा पहन के चला गया। कैसे भी याद कर लेना, फिलहाल वैसे भी याद हो जाएंगे, मैंने तुम्हें बता दिए तो याद हो जाएंगे। लिखो, अब लिखो, ये भैया घाघरा बोले पिलाई के लिए मिट्टी पी ले। पानीपत का युद्ध हो गया, क्यों? डालो एडिट 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध और डैश करके लिखो। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध को बाबर ने धार्मिक युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध को बाबर ने धार्मिक युद्ध घोषित कर दिया। बाबर ने धार्मिक युद्ध घोषित कर दिया और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब जानते हो, धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध जिहाद कहलाता है। धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध क्या कहलाता है? जिहाद कहलाता है। ठीक है, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई तथा राणा सांगा युद्ध के मैदान से बाबर की विजय हुई तथा राणा सांगा युद्ध के मैदान से भाग गए। राणा सांगा युद्ध के मैदान से भाग गए। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब जानते हो? बताना, धर्म योद्धा या धर्म रक्षक। क्यों? धर्म योद्धा या धर्म रक्षक। और जिहाद का मतलब जानते हो? धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध क्या कहलाता है? जिहाद कहलाता है। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। लिख लिया? लो, खानवा का मैदान, जल्दी लो। खानवा का मैदान आगरा से 10 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के निकट है। खानवा का मैदान आगरा से 10 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के निकट है। आगरा से 10 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के निकट है। फतेहपुर सीकरी के निकट है। डालो अगला हेडिंग 1528 ईस्वी का चंदेरी का युद्ध। जल्दी हेडिंग डालो अगला 1528 ईस्वी का चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी का चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी का चंदेरी का युद्ध। डाल दिया? लिखो, बोले लिखो। ये युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का कारण
चंदेरी के स्थान पर मेंदनी राय को शमशाबाद जाने के लिए कहा गया। चंदेरी के स्थान पर शमशाबाद जाने के लिए कहा गया, परंतु इन्होंने बाबर की बात नहीं मानी। चंदेरी के स्थान पर शमशाबाद जाने को कहा गया, परंतु इन्होंने बाबर की बात नहीं मानी, जिस कारण बाबर ने इन्हें पराजित कर दिया। डालो अगला हेडिंग। 1529 ईस्वी का घाघरा का युद्ध। 1529 ईस्वी का घाघरा का युद्ध। ईस्वी का घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। ध्यान दो, देखो घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये युद्ध जल और थल दोनों में हुआ था। जल और थल का मतलब बाबर के द्वारा लड़ा गया एकमात्र युद्ध था जो इस थल में मतलब मैदान में भी लड़ा गया, और नदी, क्योंकि भाई सेना हार रही थी, वो नदी में कूद रहे थे, तो नदी में कूद के लड़ाई हुई, मतलब सिपाही नदियों में कूद गए थे, तो जल और थल में लड़ा गया एकमात्र युद्ध था बाबर का युद्ध। समझ गए? चलो लिखो, बोले देखो, ये युद्ध बाबर और अफगान शासकों के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध बाबर और अफगान शासकों के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध बाबर और अफगान शासकों के मध्य लड़ा गया। अफगान शासकों के मध्य लड़ा गया। इसमें अफगानों की ओर से शेर शाह सूरी, महमूद लोदी और नुसरत शाह ने भाग लिया था। शेर शाह सूरी, महमूद लोदी और नुसरत शाह ने भाग लिया था। नुसरत शाह ने भाग लिया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। ये एकमात्र युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। ये एकमात्र युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। ये एकमात्र युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। जल और थल दोनों में लड़ा गया। लिख लिया? जल और थल दोनों में लड़ा गया। नई लाइन से लिखो। 1530 ईस्वी में बाबर की 1530 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की माता के द्वारा जहर दे देने के कारण बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हो गई। डालो हेडिंग बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा हेडिंग डाल दो। बाबर का मकबरा। जाओगे बेटा? बाबर का
का मकबरा हेड डाल दिया। चलो ध्यान दोगे अब देखो, जो बाबर था, देखो बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में, आगरा जो था, आगरा में एक बाग है जिसका नाम है आराम बाग। क्या नाम है? आराम बाग। इस आराम बाग को ही नूर ए अफगान बाग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नूर ए अफगान बाग, नूर ए अफगान बाग। तो इसमें दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग या नूर ए अफगान बाग में दफनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एक पत्नी थी बाबर की नहीं, कई पत्नियां थी, लेकिन जो एक पत्नी की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वो समझो। बाबर की पत्नी थी जिसका नाम था मुबारक यूसुफ जई। क्या नाम था? मुबारक यूसुफ जई, मुबारक यूसुफ जई, ये बाबर की पत्नी थी। ठीक है, बाद में बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफ जई बाबर की अस्थियों को काबुल ले गई। कहाँ ले गई? अस्थियों को कहाँ ले गई? काबुल। और फिर बाबर को कहाँ पर दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। तो इस प्रकार से मुगल वंश का पहला शासक जिसका मकबरा 2 स्थानों पर था, पहले आगरा के आराम बाग में और अब वर्तमान में काबुल में, तो वो कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर का मकबरा पुलिस में के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलो काबुल का ये कहाँ है? क्या? काबुल अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान अब बन गया, पहले वो सब उज्बेकिस्तान ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो अब अफगानिस्तान में है। तो जो क्या नाम, बाबर ने अफगानिस्तानों के अफगानों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा था, उसमें अपने जो सबसे पहला उसका राज्य था अफगान, उसे अपना मतलब उस पर कब्जा करा था, नहीं करा था? बिल्कुल करेगा। तो लड़ी चलो लिखो। अरे भाई, उसका साम्राज्य छीन लिया था ना, इसीलिए तो उसने अटैक किया था। चलो लिखो, बात बंद करो, बोले देखो। बाबर का मकबरा हेड डाल दिया, लिखो। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग या नूरे अफगान बाग में दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग या नूर ए अफगान बाग में दफनाया गया। आराम बाग या नूर ए अफगान बाग में दफनाया गया। नूर ए अफगान बाग में दफनाया गया। इसके पश्चात इसकी पत्नी, इसकी पत्नी मुबारक यूसुफ जई, इसके पश्चात इसकी पत्नी मुबारक यूसुफ जई इसकी अस्थियों को काबुल ले गई। इसके पश्चात इसकी पत्नी मुबारक यूसुफ जई इसकी अस्थियों को काबुल ले गई। इसकी अस्थियों को काबुल ले गई और इसे वहां दफनाया गया। और इसे वहां दफनाया गया। और इसे वहां दफनाया गया। डालो अगला हेडिंग, बाबरी मस्जिद का निर्माण। बाबरी मस्जिद का निर्माण। बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन सी वाली सर? अब ध्यान दो, देखो इधर बात करो, इधर ध्यान दो। देखो, बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। क्या नाम था? मीर बाकी। 1527 ईस्वी में बाबर के सेनापति जिसका नाम क्या था? मीर बाकी। ये बाबर के सेनापति का नाम था।
तो 1527 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, अयोध्या है अयोध्या, अयोध्या को पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? इधर ध्यान दे लो, क्या कर रहे हो? फोटो बांट रहे हैं। अयोध्या को पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? अयोध्या में सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर, नदी के तट पर कराया। तो देखो ध्यान दो, बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 1527 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ देखो, बाद में 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को, 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। क्या हुआ? बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक धर्म विशेष के लोगों की मान्यता ये थी कि ये जो मस्जिद थी ये मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, ठीक है, कि यहाँ पे राम का मंदिर था, ये मान्यता थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या देखो, इसी को लेकर ये 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया। मतलब विध्वंस का मतलब ढा दी गई, ठीक है, उसे गिरा दिया गया। गिराने के बाद ये इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी। क्या बनी? कमेटी। और उस कमेटी का नाम था लिब्राहन आयोग। क्या नाम था? लिब्राहन आयोग। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? तो बाबरी मस्जिद की जांच से था। किससे था? बाबरी मस्जिद की जांच से, ठीक है। फिर बाद में मंदिर का निर्माण हो गया, ठीक है। रंजन गोगोई थे, उन्होंने मंदिर के मतलब मस्जिद के पक्ष में निर्णय दे दिया और वहां पे क्या हुआ, मंदिर बन गया। ये विवाद खत्म हो गया। ये विवाद पता है, ये राजनीतिक विवाद था और सरकारें इसे जीवित रखे हुए थी। क्यों? अरे मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, क्या दिक्कत है? उसे राजनीति तो नहीं होगी फिर। अगली बार इसी का इलेक्शन जीते। इसीलिए बाद में वो मंदिर बना दिया गया। अब ये राजनीति, मंदिर वाला मुद्दा खत्म हो गया और बिल्कुल सही रहा। क्यों? नहीं तो इस पे राजनीति होती रहती, विवाद होते रहते, नफरतें फैलती रहती। चलो लिखो जल्दी, बोले लिखो। इस मस्जिद का निर्माण 1527 ईस्वी में, इस मस्जिद का निर्माण 1527 ईस्वी में, 1527 में है। नींव रखी गई 1527 में, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 1527 ही है। 28 दिखा रहा उसमें। चलो तो 28 करो। इस मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। वैसे 1527 में इसकी नींव रखी गई थी। इस मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कराया था। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कराया था। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कराया था। सरयू नदी के तट पर कराया था। लिखो नई लाइन से। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी विध्वंस हुआ। कल्याण सिंह की सरकार थी यूपी में, ठीक है। ये यूपी में मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी विध्वंस हुआ, जिसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। जिसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। जिसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ये कोई मंदिर गिरा के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म में एक मान्यता है, मैं तुम्हें बताऊं, देखो ध्यान दो इधर। मुस्लिम धर्म में ये मान्यता है, अगर मस्जिद किसी भी विवाद वाली जगह पर है या किसी की बेईमानी करके उससे जमीन छीन कर बनाई गई है, तो वहां पर तुम कितनी भी नमाज पढ़ो वो कबूल नहीं होगी तुम्हारी। मस्जिद में एक भी पैसा बेईमानी का अगर लगा हुआ है तो वो फिर तुम्हारे
इबादत के लायक नहीं है वो, ठीक है। ये मान्यता है इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में, समझ गए। अब इस पे तो इलेक्शन लड़ना था ना। हाँ, लेकिन इस पे विवाद यही था कि भाई इस पे चुनाव था, राजनीति होनी पहले थी। हिंदू थे ही नहीं तो मंदिर कहाँ से हाँ? आए? क्या कह रही? ऐसा नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन उत्तर वैदिक काल, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उत्तर वैदिक काल से मंदिरों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। ऋग वैदिक काल में भी मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन उत्तर वैदिक काल से मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हो गया था, यानी कि 1000 BC से 600 BC के बीच में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। तो मंदिरों का इतिहास बहुत पुराना है, 1000 BC का, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले ही मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था भारत में। राणा सांगा भी तो हिंदू थे। हैं? राणा राणा सांगा राजपूत थे भाई, हिंदू थे वो, ठीक है। हाँ तो लियो जी। क्या हुआ? उन्होंने कहा ना पहले हिंदू थे ही नहीं, तभी कह रहे राणा ऐसा सांगा कुछ नहीं है भाई। हिंदू धर्म बताते हैं ये 5000 साल पुराना है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी? ऋग वैदिक काल पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता से शिव की मूर्ति मिली नहीं मिली है? आद्य शिव जिन्हें वह पशुपतिनाथ बोला गया है, वो शिव की तो मूर्ति थी। एक टाइम को शंकर जी खड़े होगा। पशुपतिनाथ वो शिव की तो मूर्ति थी, वो 5000 साल पहले मिली थी। तो यानी कि हिंदू धर्म 5000 साल पुराना है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। ध्यान दो, हिंदू तो एक भौगोलिक नाम है, ये तो फारसियों ने दिया है। फारसियों ने दिया है, ये तो स्वयं फारसियों या ईरानियों ने, ईरानियों की भाषा फारसी थी। फारसी में साका हा हो जाता था, फारसी में क्या हो जाता? ससाका हा हो जाता था, ठीक है। हिंदू से हिंदू हो गया। फारसी में साका हा हो जाता था, इसीलिए वो जो सिंधु नदी थी, सिंध प्रांत में रहने वालों को, जब फारसी भारत आए तो उन्होंने जो सिंध प्रांत में रहने वाले, सिंध प्रांत था, उस सिंध प्रांत को हिंद प्रांत कह के पुकारा, और हिंद के निवासियों को हिंदू बोला। क्या बोला? हिंदू। तो हिंदू ऐसे एक भौगोलिक नाम है, अगर देखा जाए तो भारत में रहने वाले सभी ये भौगोलिक नाम है, हिंदुओं में ही आएंगे वो सब। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। बेटा 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट बाद क्लास हो जाएगी, तभी लगा लेना, ठीक है? सही है। तो ऐसा ये इतिहास है, ठीक है। सनातन धर्म, हिंदू शब्द तो तुम किसी भी 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, किसी में भी तुम नहीं निकाल सकते। रामायण महाभारत किसी में भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा। धर्म के स्थान पर सनातन धर्म का उल्लेख मिलेगा। किसका उल्लेख मिलेगा? सनातन धर्म का। हिंदू तो एक भौगोलिक नाम है, मुस्लिमों ने ही दिया है, ईरानियों ने दिया था। किसने दिया था? फारसियों ने, पर्शियंस ने दिया था, ठीक है भाई। वो सिंध प्रांत में ही तो भारत आए थे। मैंने बताया जो भी स्थलीय मार्ग से आता था वो सिंध प्रांत से आता था। तो उन्होंने सिंध के निवासियों को, मतलब जो सिंध प्रांत था, सिंध को हिंद प्रांत बोला, और हिंद से ही हिंदुस्तान नाम बना। तो हिंदुस्तान नाम भी ईरानियों ने दिया। किसने दिया? फारसियों ने दिया, ईरानियों ने दिया, ठीक है। और यहाँ के निवासियों को हिंदू बोल दिया उन्होंने, क्योंकि साका हा हो जाता है, फारसी में साका हा हो जाता है, सा की जगह वो हा बोलते हैं उसे, इसीलिए वो हिंदुस्तान हो गया। वैसे सिंधुस्तान होना चाहिए था, क्यों? तो वो हिंदुस्तान हो गया, और सिंधु की जगह हिंदू हो गए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तुम फिलहाल हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। कौन सा धर्म है? सनातन। पहले तुम्हें नहीं पता था ये तो पता होगा तुम्हें, सबको पता है ये, ठीक है। चलो लिख लिया। अब देखो ध्यान दो, बाबर की जो आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा का नाम है तजुक ए बाबरी। क्या नाम है? तजुक ए बाबरी। देखो ये बाबर की आत्मकथा है, तजुक ए बाबरी, तजुक ए बाबरी। और ये बाबर ने तुर्की भाषा में स्वयं लिखी है, तुर्की भाषा में स्वयं लिखी है। बाबर भी बहुत पढ़ा लिखा था, काबिल था ये, ठीक है। इसे भी कुरान कंठस्थ था पूरा, मुँह जबानी। कुरान खां की उपाधि इसने भी धारण की थी, क्योंकि जो भी कुरान कंठस्थ कर लेता था तो उसे कुरान खां की उपाधि दी जाती थी। जैसे ऐबक के बारे में मैंने बताया था, ऐबक ने भी कुरान खां की उपाधि धारण की थी दिल्ली सल्तनत में। ऐसे ही मुगल सल्तनत में, मुगल काल में बाबर ने भी कुरान खां की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी, कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर, बाबर को कलंदर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कलंदर क्यों बोला जाता था बताओ? मोटिवेट करता था सेनाओं को, जिसने मोटिवेट किया ना। हाँ, इसी के मतलब कलंदर का मतलब होता है दानी प्रवृत्ति का होने के कारण, अत्यधिक दानी, दान देने वाले को कलंदर बोला जाता है, जो दान देता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल।
कलंदर को मांगा था गोरा चुका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दानी प्रवृत्ति का होने के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता था। ठीक है, जल्दी लिखो, बोले हेडिंग डाल दो, बाबर की आत्मकथा या केवल आत्मकथा हेडिंग डालो जल्दी और लिखो डैश करके। बाबर की आत्मकथा का नाम, बाबर की आत्मकथा का नाम, बाबर की आत्मकथा का नाम तजुक ए बाबरी है। तजुक ए बाबरी है, ये लिखा हुआ है, देख लेना अगर समझ में आता हो। बाबर की आत्मकथा का नाम तजुक ए बाबरी है। तजुक ए बाबरी है। हाँ, बाबर की आत्मकथा का नाम तजुक ए बाबरी है, जो इसने तुर्की भाषा में स्वयं लिखी है। जो इसने तुर्की भाषा में स्वयं लिखी है। तुर्की भाषा में स्वयं लिखी है। बस सब 5 मिनट और रुकिए तभी। जो इसने तुर्की भाषा में स्वयं लिखी है। अब देखो, इसकी जो आत्मकथा है तुर्की भाषा में, इसका फारसी भाषा में अनुवाद होगा। कौन सी भाषा में? तो पूछा जाएगा बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसने किया, सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो तुम्हें पता, अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रहता था, अब्दुल रहीम खान खाना। सुना नाम, नहीं सुना? तो अब्दुल रहीम खान खाना का नाम तुमने सुना होगा, लेकिन पहला व्यक्ति अब्दुल रहीम खान खाना नहीं था। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति था जैतुद्दीन ख्वाजा। कौन था? जैतुद्दीन ख्वाजा। जैतुद्दीन ख्वाजा इस व्यक्ति ने किया सबसे पहले, जैतुद्दीन ख्वाजा, ये खा है, जैतुद्दीन ख्वाजा। तो देखो, बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद, बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम जैतुद्दीन ख्वाजा के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जैतुद्दीन ख्वाजा के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम जैतुद्दीन ख्वाजा के द्वारा किया गया। फिर अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना से भी, फिर अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना से भी, फिर अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना से भी इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फिर अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना से भी इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया। इसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फारसी भाषा में अनुवाद कराया। अब्दुल रहीम खान खाना से, खान खाना, अब्दुल रहीम ऐसे करके लिखो पूरा नाम, अब्दुल रहीम खान खाना से फारसी भाषा में अनुवाद कराया। तो अकबर ने तो अब्दुल रहीम खान खाना से कराया, लेकिन उससे पहले किसने किया था? जैतुद्दीन ख्वाजा ने। किसने किया था? जैतुद्दीन ख्वाजा ने। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में, कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में थी। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो, यानी कि बाबर तुर्की जानता था, क्यों? फारसी भी जानता था, लेकिन लिखी नहीं, लेकिन लिखी तुर्की भाषा में। अब ध्यान दो, देखो, ये जो बाबर था, हाँ, बाबर की उपाधियां अभी मैंने बताई थी। कलंदर की उपाधि धारण की थी, कुरान खां की उपाधि धारण की थी, बगीचों का राजकुमार कहा जाता था बाबर को। बगीचों का राजकुमार। ये 4 भाग शैली बाबर ने भारत में प्रारंभ की थी। 4 भाग शैली जानते हो क्या होती है? अरे ताजमहल गए, नहीं गए? नहीं गए? मैं भी नहीं गया हूँ। हाँ, हकीकत बात है। हालांकि आगरा में कई बार गया हूँ एग्जाम देने के लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। बिजी इतने हो तो ये लगता है आप घर चलो। देखो, 4 भाग शैली ये होती है। ऐसे करके ये एक मैदान है, ठीक है, ये ध्यान दो इधर। तो ऐसे करके ये यहाँ पे ऐसे चबूतरे बने हुए होंगे, ऐसे चबूतरे बने हुए होंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे करके, यहाँ से ये ऐसे करके नालियाँ बह रही होंगी, ये ऐसे करके। इस पे देखो, ये ऐसे करके यहाँ से क्या बह रही होंगी? नालियाँ, इनमें पानी बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते थे? यहाँ पर पेड़ होंगे, ये ऐसे करके ये पेड़ होंगे।
ये चार भाग शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? चार भाग शैली। अब यहाँ पे ये खाली समय में बैठा करते थे ये लोग, इन चबूतरों पे बैठ के टाइम पास किया करते थे, और इन नालियों में पानी बह रहा है तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये चार भाग शैली थी। बाबर प्रकृति प्रेमी था, प्रकृति से उसे बहुत प्रेम था, नेचुरल लवर है। समझ गए? इसीलिए बाबर ने बहुत सारे ये चार बाग शैली प्रारंभ की। बाबर ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए, बहुत सारे बाग बनवाए बाबर ने। चार बाग स्टेशन है लखनऊ में, तो वो इसी चार बाग के नाम पे है। ठीक है, चलो लिखो जल्दी, बोले। बाबर ने कलंदर, बाबर की उपाधियां सत्य या हेडिंग डाल दो बाबर की उपाधियां और डैश करके लिख लो कलंदर। कलंदर, और कलंदर क्यों कहा जाता था? दानी प्रवृत्ति होने का कारण, दानी प्रवृत्ति का होने के कारण कलंदर। कलंदर के बाद कुरान खां, कुरान खां, कुरान खां भी मैं बता चुका हूं, तुम्हें लिख लेना अपने आप। कुरान खां, कलंदर, कुरान खां, बगीचों का राजकुमार, बगीचों का राजकुमार, डैश करके इसके अगले लिख देना चार बाग शैली का जन्मदाता। बगीचों का राजकुमार, उसके अगले कर देना चार बाग शैली का जन्मदाता। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया ना, ये सब यूपी पीसीएस का पेपर तुम निकाल दोगे ऐसे इतिहास पढ़ के, फ्री, समझ गए? आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना ही आता है। जन्मदाता है। लिख लिया? बाकी खानवा के युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी, वो वही लिखवा दी थी मैंने। क्यों? अगला हेडलाइन तो बाबर की संतानें, जल्दी, बाबर खत्म हो गया। बाबर की कितनी संतानें थी बताओ? चार नहीं थी, 5 थी। 4 तो बेटे थे और 1 बेटी थी, 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों का नाम क्या क्या था बताओ? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। पुत्र कौन कौन थे? देखो बाबर के पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और एक था हिंदाल। ये पुत्र थे। और पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। इस गुलबदन बेगम ने ही एक पुस्तक लिखी है हुमायूं नामा, जो हुमायूं की क्या है? आत्मकथा है। हुमायूं नामा पुस्तक लिखी है गुलबदन बेगम ने, नोट कर लो इसे। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है। अब तुम ऐसा करो, ये 2 लोग इधर से निकल के उधर बैठ जाओ सही से और फोटो खींचो। सर पता नहीं, मुझे तो लग रहा शायद ना लग रहा है आज छुट्टी है, क्योंकि आना होता तो अब तक आ गए होते ना। 2:27 हो गया। क्यों? मैसेज भी नहीं डाला तो हो सकता आते हो लेट आए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाता रहूँगा तब तक तुम्हें। लेकिन वो पंखा लगाने की जल्दी किए पड़े, वैसे तो मैं पढ़ाता रहता तुम्हें। ऐसी कितने ले लो, हुमायूं की संतानें हेडिंग डाल दी और डैश करके ले लो हुमायूं की 5 संतानें। बाबर की सर, ओ सॉरी, बाबर देखो, बाबर की 5 संतानें 5 संतानें थीं। 4 पुत्र व 1 पुत्री, 4 पुत्र व 1 पुत्री। जल्दी नोट कर लो। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और पुत्री गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी है, जो हुमायूं की आत्मकथा है, और ये पेपर में आ चुकी है पुस्तक। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी? बाबर की। लिख लिया? जल्दी बैठो अब अलग अलग। तुम दोनों अंदर से निकल के आओ, जाओ उधर बैठो, जाके जल्दी फोटो खींचो, जल्दी निकलो। दोनों लोग पीछे जाओ। अरे तुम नहीं, तुम आओ निकल के। तुम दोनों लोग दिखाई नहीं दोगे ना यहाँ पे, वो थम की वजह से। तुम भी निकल के आओ, तुम दोनों लोग दिखाई नहीं दोगे वहाँ। तुम इनके पीछे बैठ जाओ, वो बैठी है, इनके पीछे जाओ। तुम यहीं बैठो।
बैठ जाओ, तुम यहीं बैठो। तुम कहाँ जा रही हो? एक लोग आओ ना, तुम यहीं बैठो। बेटा तुम जाओ, तुम बाहर ही बैठ जाओ, अच्छे जाओ जाओ, देखो पीछे। बाबर कंप्लीट हो गया क्यों? बाबरनामा के नाम से वो कराएगा फारसी भाषा में अनुवाद। अकबर लिखा नहीं उसमें, अब्दुल रहीम खान खाना जो अनुवाद करेगा वो बाबरनामा के नाम से ही करेगा। वहीं लिख लो बाबरनामा। तजुके बाबरी को ही बाबरनामा कहा जाता है भाई। हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये लो बेटा। वो बाबरनामा किसकी पुस्तक है? अगर अनुवाद पूछेगा बाबरनामा किसकी बात, ऑप्शन की दिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन तो बताओ। भाईजान बाबरनामा जो ले तुम इधर आओ, खींच के आओ। तजुके बाबरी लो और पे तुम खींचो। फोटोग्राफर नीचे से देख लेना, जैसे प्रेमपाल से आना चाहिए। इसमें क्या हुआ? अरे मैं बता तो रहा हूँ, अब्दुल रहीम खान खाना ने। इधर से आओ, इधर अगर क्वेश्चन आया कि बाबरनामा किसकी पुस्तक है? बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखी है। बाबरनामा तजुके बाबरी का फारसी भाषा अनुवाद है जो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बता तो रहा हूँ तुम्हें, वहां पे लिखा ना भूल गया शायद मैं। क्यों? तुम कर लो सही, कर लो उसे। कर लिया सही? समझ कहाँ रहा हूँ। सही कर लो उसे। चलो ठीक है, हो गया टाइम। देखो टाइम हो गया। अब्दुल रहीम खान खाना यार प्रेमपाल सर को कॉल कर लो, वीडियो रोक दो। हो भी चलिए। हो गया टाइम।